जय हिंद एवरीवन, मैं पंकज कुमार। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो 12th पास आउट बच्चे हैं या फिर जो ग्रेजुएशन में बच्चे हैं उनके लिए क्या फेलोशिप्स अवेलेबल है। सो इफ़ यू वांट दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज़ डू कमेंट, सो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो विद इन इंग्लिश। और आप यू कैन यूज़ अ कैप्शन, सो यू विल गेट अ इंग्लिश राइट अप। तो ये जो वीडियो है ज़्यादातर हिंदी में ही होने वाली है ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। समझे, इतना इजी सा बात है कि अगर 12th के बाद आपको एडमिशन लेना है कहीं पे, और या फिर आप एडमिशन ले चुके हो और आप चाहते हो कि आपको कोई फेलोशिप मिले, आप किसी भी कैटेगरी से हो और आपने 12th में अच्छा किया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। और किसी भी सब्जेक्ट में हो तो देखो, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ये आपके लिए ही है। और इसका जो लास्ट डेट है 31 तक होगा। और ये ऑलरेडी स्कीम का एप्लीकेशन फॉर्म 2 जून को स्टार्ट हो चुका है। डिफेक्टिव वेरिफिकेशन जो होगा वो 15 नवंबर तक होगा। इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन ओपन टिल 15 नवंबर, ये भी सेम ही है। और वेरिफिकेशन डीएनओ एसएनओ और मिनिस्ट्री के लेवल पे अगर कोई वेरिफिकेशन है तो वो 30 नंबर। कैसे इसको अप्लाई करना है और इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, कितने रुपए मिलेंगे आपको, कब तक, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक ताकि ये सारी चीज़ें आपको समझ में एक एक करके आए। अगर आप ये खुद से भी पढ़ना चाहते हो तो ये इसका डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दिया गया होगा। और अगर आपको कोई क्यूरी है, डायरेक्टली मुझसे बात करना चाहते हो तो भी आप कमेंट में पूछ सकते हो। और साथ ही साथ आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, दिया गया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। चलो तो बिना देरी के शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन, PMUSP, उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन राशि जो आपको मिलने वाली है, ये स्कीम एक्चुअली 2008 से डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने बनाई थी ताकि डे टू डे एक्सपेंसेस जो बच्चों को लगते होंगे उनको मेरिटर्स, मतलब जो मेरिट के बच्चे हैं, मेरिटोरियस बच्चे हैं उनको मिले, जो तेज बच्चे हैं, हमारे जैसे बुड़बक नहीं, बाकी आप लोगों को मिला ही। सो व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि जो बच्चे हैं उनका 12th में 80% आना चाहिए। और 80% अगर आया है किसी भी बोर्ड में या फिर टॉप 20% बच्चों में है वो हो आप, न, किसी भी बोर्ड से आप बिलोंग करते हो, अगर पर्टिकुलर बोर्ड में अगर आप टॉप 20, उस बोर्ड में आप टॉप 20% बच्चों में हो या 80% आपका परसेंटेज है, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो। स्टूडेंट परसिंग रेगुलर कोर्स, जो बच्चे रेगुलर कर रहे हैं 12th में उन्हीं को ये अप्लाई करने की अनुमति है। लेकिन जो बच्चे डिस्टेंस से कर रहे हैं, जैसे नालंदा ओपन से या फिर NIOS से और या कॉरेस्पॉन्डेंस से कर रहे हैं, तो वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपकी जो फैमिली इनकम है वो 4.5 लाख तक होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद से नॉट रिसीविंग एनी अदर स्कॉलरशिप, आपके पास किसी भी तरह का कोई फ़ी रिम्बर्समेंट या फिर आप सरकार की तरफ से कोई और स्कॉलरशिप नहीं है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, बट पहले वाले को आपको कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। सो डिप्लोमा स्टूडेंट आर नॉट एलिजिबल, डिप्लोमा में अगर आपने एडमिशन लिया तो आपको ये फेलोशिप, ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। और स्टूडेंट हु हैड टेकन ड्रॉप, अगर आपने ड्रॉप लिया है 12th में तो भी आप इसके लिए अब एलिजिबल नहीं हो। सो जो फ्रेश बच्चे हैं उन्हीं को ही मिलेगा। सो यहाँ पे जो तरीका, मेरिट लिस्ट बनाने का तरीका, जो बच्चे हैं, जो सीटें होंगी, सीट नंबर्स नहीं है सीट के कितने % सीट होगा, लेकिन
मेरिट लिस्ट जो बनेगा वो 50 बॉयज़ 50 गर्ल्स, मतलब 50-50 रेशियो का मेरिट लिस्ट बनेगा। ऐसा नहीं कि 50 बच्चे ही होंगे, बस 50-50 रेशियो होगा। साइंस में तीन तीन बच्चों को दिया जाएगा, मतलब अगर 5-6 बच्चे हैं टोटल, तो साइंस में 3 बच्चों को मिलेगा, कॉमर्स में 1 बच्चे को, और ह्यूमैनिटीज़ के लिए 3 बच्चों के लिए। एससी कैटेगरी को 15% छूट है, एसटी को 7.5 और ओबीसी को 27%। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिजर्वेशन पॉलिसी है। 5% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन इज़ प्रोवाइडेड फॉर स्टूडेंट विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़। सो जिसके पास जो भी पीडब्ल्यूडी फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट हैं उनके लिए 5% छूट मिलेगी अलग से। So in case of the shortfall of the number applicants, so slot is interoperable among categories. अगर आप एसटी के बच्चे पूरे नहीं हो पाते जितने होने चाहिए 7.5%, और बच्चों की 7.5% बच्चों में सीट रह जा रही है, मतलब 7-7.5 सीट हैं या 8 सीट हैं, तो 8 में से सिर्फ 4 ही भरी है एसटी की, तो बाकी जो 4 बची हुई सीट होगी वो एससी को ट्रांसफ़र हो जाएगी। अगर एससी में भी बच गई सीट तो ओबीसी को ट्रांसफ़र हो जाएगी, ओबीसी में भी बच जाएगी तो जनरल कैटेगरी में चले जाएंगे। सेम है मेल और फीमेल के लिए। अगर मेल में 50 सीटें हैं, 50 में से सिर्फ 45 ही बच्चे हैं, मैं उदाहरण के तौर पर दे रहा हूँ ये नंबर, ये कोई फिक्स नंबर नहीं है, तो 50 में से 45 बच्चे हैं तो 5 सीटें फीमेल में और ऐड हो जाएंगी। तो ये चीज़ थी। उसके बाद से कितने रुपए मिल रहे हैं, ये आपको अभी 12,000 सालाना मिल रहा है। तो ग्रेजुएशन के पहले 3 साल तक आपको 12,000 सालाना मिलेगा, और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको 20,000 सालाना मिलेगा। ये पता नहीं, बहुत सारे बच्चों को लगता होगा कि बहुत ज़्यादा बड़ी रकम नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़ास हेल्पफुल नहीं, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि बहुत सारे बच्चे के लिए बहुत बड़ी रकम है और ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। लेकिन आपको अपने पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा इसको खर्च करने की आवश्यकता है। ये नहीं कि स्कॉलरशिप लेके फिर कहीं और खर्च करना है। तो पैसों के महत्व को आपको समझना है, बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बीटेक बच्चों के लिए पहले 3 साल, so for BTech would get scholarship for year only 12,000 per annum। तो स्कॉलरशिप जो बीटेक वाले बच्चे हैं उनको 12,000 पर एनम ही मिलेगा फॉर फर्स्ट 3 ईयर, एंड लास्ट का जो 1 साल होगा उनको 20,000 पर एनम मिलेगा लास्ट चौथे साल में। तो जो मतलब सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप कैसे मिलेगा, अगर जो बच्चे ने फर्स्ट ईयर में अगर आपने अप्लाई किया ना ग्रेजुएशन में, तो फिर आप उसको रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट में सेम पोर्टल पे जाके, और तब जाके आप अपना कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन अगर फ्रेश आप अप्लाई करना चाहते हो, मतलब सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में आपने, तो फिर ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। द स्टूडेंट हु हैव अप्लाई अगेन इन द सेम पोर्टल एज ए रिन्यूअल एप्लीकेंट प्रोवाइडेड नेसेसरी मार्कशीट। ओके, सो व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ स्कॉलरशिप एंड द क्राइटेरिया फॉर रिन्यूअल अंडर द। तो जो बच्चे हैं रिन्यूअल के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो टोटल ड्यूरेशन जो है 5 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। 5 साल का ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं होना चाहिए उससे, और उसके वजह से कि ए स्टूडेंट स्कॉलरशिप अंडर द स्कीम इज़ रिन्यूएबल ऑन ईयर टू ईयर बेसिस to postgraduate level except for the student pursuing the technical courses leading to the degree of graduation level. A student must secure 50% marks for the maintenance certificate attendance certificate. So आपको कम से कम ये साल दर साल आपको अप्लाई करना पड़ता है, रिन्यूअल कराना पड़ेगा, लेकिन ये ध्यान रखना है कि हर सेमेस्टर या हर सेमेस्टर हो या फिर ईयर में आपको 50% कम से कम मार्क्स लाना पड़ेगा और अटेंडेंस भी आपकी सही होनी चाहिए।
जो भी पैसे हैं वो डायरेक्टली आपके बैंक में पैसा जाता है। डायरेक्टली बैंक में जाने के लिए, ट्रांसफ़र कराने के लिए पहले तो आपके नाम पे कोई अकाउंट होना चाहिए और उस अकाउंट में आपका आधार लिंक्ड होना चाहिए, तब जाके ये हो पाएगा। पेमेंट स्टेटस आप PFMS पे देख सकते हो, या फिर डायरेक्टली जो NSP का जो पोर्टल है उस पर आप डायरेक्टली देख पाओगे लॉग इन करके। अगर आधार सीडिंग वही अपने बैंक का अर्थ होता है कि बैंक अकाउंट से अपने आधार के नंबर को जोड़ने को आधार सीडिंग कहते हैं। और अगर आपके पास अकाउंट नहीं है या फिर अभी आपकी उम्र नहीं है अकाउंट के लिए, तो फिर आप अपने माता पिता का भी अकाउंट दे सकते हो, बट उसमें मेंशन करना पड़ेगा। सो हाउ टू सीड द आधार नंबर विद द बैंक अकाउंट, ये खुद से आप डायरेक्टली NPCI पे जाके सीड कर सकते हो। सो या फिर आप अपने बैंक, जो भी बैंक है उसकी वहाँ पे जाओगे, किसी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से पूछोगे तो वो बता देंगे कि कैसे, मतलब वो आपके आधार को लिंक करवा देंगे। और अगर आपका आधार सीडिंग हुआ है कि नहीं उसको चेक करने के लिए आप बेस प्लेटफॉर्म पे या NPCI पे जाके चेक करोगे। सो बेस URL पे आप क्लिक करना है, कंज्यूमर टैब पे जाओ, फिर उसके बाद से क्लिक भारत आधार सीडिंग एनेबलर। सो बेस पे देखो और देन सेलेक्ट द ड्रॉप डाउन गेट आधार मैपिंग स्टेटस। ये करोगे तो आपको आपका आधार आपके बैंक से जुड़ा है कि नहीं ये पता चल जाएगा आपको। सो अब देखते हैं हु कैन अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप अंडर द PMUSP CCS। कौन कौन बच्चे इस PMUSP CSS NSP पोर्टल पे अप्लाई कर सकते हैं। तो वो जो शुरुआत में मैंने बताया था वही सारे क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी है। 20% टॉप 20% बच्चों में आपका होना चाहिए बोर्ड, किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, और वो बोर्ड जो होते हैं वो आपका टॉप 20% बच्चों का लिस्ट बना देते हैं। सो हु आर नॉट कवर्ड इन द लिस्ट विल नॉट बी एबल टू अवेल द बेनिफिट ऑफ। सो पर्टिकुलर एजुकेशन, जो स्टेट एजुकेशन बोर्ड्स होते हैं वो इसके लिए अपना फ्रेश लिस्ट बनाते हैं हर साल, और आपका नाम अगर उसमें है तो अच्छा है, अगर नहीं है तो फिर आपको ये USP CSS नहीं मिलेगा। सो रिन्यूअल का तरीका आप जानते हो, scholarship.gov.in पे जाके आप वापस सेम पोर्टल पे रिन्यू करना है। लेकिन अब हम लोग बात करें कि अगर आप नए बच्चे हो, 12th में हो, तो आपको कैसे अप्लाई करना है। तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन पासवर्ड बनाना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपके किसी भी इन फ्यूचर स्कॉलरशिप कोई इसके अलावा भी कहीं अप्लाई करोगे तो फिर वो हेल्पफुल रहेगी। सो वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर बनाओगे आप। कैसे बनाना है ये चीज़ बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, जैसे कि आप पहले OTR अपना क्रिएट करोगे। NSP के पोर्टल पे जाओगे, NSP के यहाँ पे देखो, NSP के पोर्टल पे जाओगे, यहाँ पे दिखा है अप्लाई फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे क्लिक करोगे। बाकी जो डिटेल्स आपको देनी है, मांग रहा है इस पोर्टल में, वो सारी चीज़ें डिटेल्स डालनी है, और आधार नंबर और OTP आपको डालना है। तो जो भी आपका OTP होगा वो आधार नंबर से लिंक्ड जो मोबाइल नंबर है उसी OTP उसी पे जाएगा। कभी कभी होता है कि मोबाइल नंबर आपका रिचार्ज नहीं है तो OTP नहीं जाएगा, तो पहले मोबाइल नंबर को रिचार्ज कर लेना, फिर उस आधार से लिंक्ड जो मोबाइल नंबर होगा उस मोबाइल नंबर को रिचार्ज करना। मोबाइल को रिचार्ज करने के बाद से फिर उसमें OTP जाएगा और उस OTP को डालना है, फिर OTR नंबर बन जाएगा। OTR नंबर बन जाने के बाद से अगर आप भूल भी गए हो तो आप रिकवर हो जाता है फॉरगेट पासवर्ड से, फॉरगेट करके ऑप्शन आता है तो वहाँ से आप कर सकते हो रिकवर। सो OTR बनाने के लिए आपको आधार नंबर चाहिए, मोबाइल नंबर जो आधार से जुड़ा है वो चाहिए, और एक और मोबाइल नंबर चाहिए जो आप हमेशा आने वाले समय के लिए अपने साथ रखने वाले हो। कैसे अप्लाई करना है इस स्कीम के लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सो आप लॉगिन करोगे अपने आधार या OTR नंबर से, और उसके बाद से जो भी पर्सनल डिटेल्स है सारी पर्सनल डिटेल्स ऑटोमेटिकली आधार में जो भी मौजूद होगी या OTR नंबर के द्वारा वो सारी जानकारी, मैक्सिमम जानकारी आ जाएगी। उसके बाद से जो बाकी जो जानकारी होगी जो आपको भरना होगा उसको आप
ध्यान पूर्वक सहित आप उसको भरोगे और देखोगे कि जो भी आपकी जो डिटेल्स हैं आधार और जो 12th के बोर्ड में जो आपने डिटेल्स दिए हैं, नाम पता, ये सारी चीज़ें एकदम मैच करनी चाहिए। अगर पिता का नाम माता का नाम आधार में डिफरेंट है और 12th में डिफरेंट है, इवन स्पेलिंग डिफरेंट है, तो आपको उसको पहले करेक्ट करवाना है आधार में, फिर जाके आप उसको अप्लाई करोगे, ठीक है। अदरवाइज़ ये बहुत मुश्किल होगा आगे जाके चेक करेक्शन कराना। सो आपका एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो जाता है, फिर उसके बाद से डोमिसाइल स्टेट और जो भी मैट्रिक में आपका जो है ना डोमिसाइल स्टेट है वही डालना। उसके बाद से माई एप्लीकेशन पे जाओगे, आप वापस लॉगिन करोगे और बाकी सारी जो डिटेल्स है वो सारी डिटेल्स डाल दोगे, जैसे मार्कशीट है या फिर रोल कार्ड है या फिर जो माता पिता की जो डिटेल्स हैं वो सारी चीज़ें, इनकम डिटेल्स। तो इनकम सर्टिफिकेट आपको एक बार बनवा भी लेना है रिसेंट जो होगा, ताकि आपसे मांगा जाए तो वो रिसेंट वाले जाति प्रमाण पत्र या फिर इनकम सर्टिफिकेट ये सारी चीज़ें आप बनवा के रख लोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो in case the name mismatch of the 12th examination mark sheet and the Aadhaar card student are advised to get the name in the Aadhaar same as in the mark sheet। तो जो भी मार्क शीट में आपके माता पिता का नाम है या जो डिटेल्स हैं वो आधार कार्ड में सेम होनी चाहिए, अदरवाइज आप इसके लिए आपका मतलब फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ये कह सकते हैं। हैव ए वैलिड पर्सनल आईडी, ईमेल आईडी आपका होना चाहिए, मोबाइल नंबर एक आपका होना चाहिए, जिससे आने वाले समय में जैसे जब तक ग्रेजुएशन करोगे तब तक के लिए आपके साथ कांटेक्ट किया जा सकता है। अदरवाइज़ अगर आप किसी साइबर कैफ वाले का ईमेल आईडी देते हो या फिर मोबाइल नंबर देते हो तो उससे क्या होता है कि बाद में वो दिक्कतें पैदा होती हैं, फिर बाद में वो चेंज नहीं होगी, फिर सारी डिटेल्स उसके पास जाएंगे। तो कोशिश क्या करो आपका ईमेल आईडी खुद बनाए। ईमेल आईडी बनाना बहुत ईजी है, गूगल पे जाना, करना, जीमेल ऐसे क्लिक कर देना, क्रिएट एन अकाउंट यहाँ पे आएगा। ये मैं लैपटॉप से बता रहा हूँ लेकिन मोबाइल में भी ये चीज़ें दिख जाएंगे, नाम वगैरह नेक्स्ट करते जाना, डिटेल्स जो मांगेगा और फिर ईमेल आईडी आपकी तैयार हो जाएगी। सो बाकी डिटेल्स क्या है यहाँ पे, हाँ, नो चेंजेस इन द ईमेल आईडी एंड द मोबाइल नंबर विल बी एंटरटेन्ड, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए ईमेल आईडी साइबर कैफ वाले का मत दे देना। आपका जो डेमोग्राफिक डिटेल्स है, मतलब जहाँ का आपका निवास है, वो निवास आपके आधार से मिलना चाहिए और 12th एग्जामिनेशन मार्कशीट से। सो हालांकि एग्जामिनेशन मार्कशीट में आवाज़ तो रहता नहीं, बट जो अगर है कहीं पे तो फिर उसको मैच करना चाहिए आपके आधार से, दैट शुड बी वेरी प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में बात कर चुके हैं। और ये सारे भरोगे कहाँ पे ये जाके करना है। तो पहली बात तो आएगी OTR आपको जनरेट करना है, ठीक है बेटा। OTR जनरेट करने के बाद से फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्कॉलरशिप पे जाके उसे लॉग इन करना है, माई एप्लीकेशन पे जाके सारी डिटेल्स भरनी है। उसके बाद से फिर आपको सबमिशन करना है। सबमिशन के टाइम पे आपको क्या ध्यान देना है, सबमिशन के टाइम में आपको ध्यान देना है कि आपका जो भी आपने कोर्स सेलेक्ट किया और इंस्टीट्यूट सेलेक्ट किया है वो एकदम सही सेलेक्ट करें, क्योंकि जब आप अप्लाई करोगे तो आपको ना इंस्टीट्यूट के अलग अलग नाम आएंगे, जैसे AISHE कोड आएगा, ठीक है। AISHE कोड आपको पता होना चाहिए और उसी इंस्टीट्यूट का डालना। दूसरी बात, कभी कभी अगर AISHE कोड आपने ढूंढ लिया अपने इंस्टीट्यूट का, जैसे कि हरियाणा टेक्निकल पॉलिटेक्निक कॉलेज, ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल चिल्का का इंस्टीट्यूट का नाम है, तो अगर आप इसमें आपने भर दिया AISHE कोड आपने डाल दिया, इंस्टीट्यूट आ गया, लेकिन हो सकता है कि कभी कभी वो कोर्स नहीं है जिसमें आपने उस इंस्टीट्यूट में लिया है। जैसे अगर आपने BCA में लिया है एडमिशन, तो BCA का उस इंस्टीट्यूट में है ही, उस इंस्टीट्यूट के पोर्टल में नहीं दिखा रहा है, ठीक है, BCA। तो आपको क्या करना है, नोडल ऑफिसर को जाकर बताना है कि मैंने फलाने इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है, फलाने कोर्स में मैंने देखा कि उसमें पोर्टल में ये कोर्स दिखा नहीं रहा, तो उस कोर्स को ऐड किया जाए, तो वो इंस्टीट्यूट की तरफ से उस कोर्स को ऐड करवाया जाएगा, तब जाके आता है। तो कभी कभी इंस्टीट्यूट ने अपडेट नहीं किया होता अपने कोर्सेज को, तो इस तरह की दिक्कतें आ जाती हैं। दूसरा है कि वाइल सेलेक्टिंग द कोर्स
सेम चीज़ बता रहे, सिमिलर प्रोसेस। एक और बात है कि जब आप अप्लाई करो तो ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सही से चेक करके डालना, अदरवाइज रिन्यूअल के टाइम में आपको प्रॉब्लम आएगी। नोडल ऑफिसर कैसे पता कर सकते हो नोडल ऑफिसर कौन है? तो देखो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल ही जाएंगी। कहाँ पे मिलेंगी ये सारी चीज़ें? एनएसपी के पोर्टल पे जाओगे, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करोगे ये 3 लाइन्स पे, अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप डायरेक्टली कर सकते हो। स्कीम आधार सेवा, यहाँ से AISHE कोड आप अपने इंस्टीट्यूट का पता कर सकते हो, AISHE कोड। उसके बाद से फिर यहाँ पे नोडल ऑफिसर अगर आपको पता करना है तो नोडल ऑफिसर, आप हेल्प डेस्क पे भी जाओगे तो नोडल ऑफिसर बता देंगे। यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वहाँ पे भी जाओगे तो कॉन्टैक्ट नंबर पे बात करोगे तो आपको नोडल ऑफिसर बता दिया जाएगा यहाँ से, या मेल करोगे तो भी। बट यहाँ पे भी अगर आप जाओगे डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज नोडल ऑफिसर अगर आप देखो तो यहाँ पे स्टेट डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करोगे तो आपको नोडल ऑफिसर की जानकारी दे देगा। अब यहाँ पे और कोई जानकारी जो है फाइनल सबमिशन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनल सबमिशन से पहले सारी चीज़ें आप एक बार चेक कर लेना, क्योंकि आगे चल के कोई भी चीज़ें चेंज नहीं करने वाले हैं वो लोग, है ना। सो ये सारे सर्टिफिकेट आपको बहुत ज़रूरी है, फ्रेश अप्लाई कर रहे हो तो 12th का मार्कशीट चाहिए, फैमिली इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, कैटेगरी का सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप जनरल में नहीं हो तो, मतलब अगर आप OBC SC ST हो या फिर कोई और माइनॉरिटीज़ है तो फिर उसमें आपका कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह लगेगा। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है अगर आप डिसेबल्ड में हैं तो, और अगर आप रिन्यू करा रहे हो तो प्रीवियस ईयर का जो मार्कशीट है वही लगेगा, जो भी रिसेंट आपने एग्ज़ाम किया, मतलब जो भी रिसेंट आपने ईयर क्वालिफाई किया उसका। देन आपको क्या करना है, उसके बाद बस मज़े करो आप, फॉर्म आ जाएगा आपका, सेलेक्ट होगा आपके आवाज़ से, इंस्टीट्यूट उसको कंफर्म करता है। एक बार जाके आपको इंस्टीट्यूट को बताना पड़ेगा कि मैंने ये फॉर्म अप्लाई किया है, एक बार उसको कंफर्मेशन दे दिया जाए, नोडल ऑफिसर के पास जाके बताना पड़ेगा, ठीक है। सो जब एक बार ये सारे हाउ आई नो द नेम एंड एड्रेस ऑफ द नोडल स्टेट, ये चीज़ें तो मैंने बता दी कि नोडल ऑफिसर के बारे में कैसे पता करना है। वेयर टू लॉज कंप्लेंट, क्यूरीज एंड ग्रीवेंस, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको कंप्लेंट या फिर क्यूरी या कोई ग्रीवेंसेस कैसे लॉज करोगे, तो आप अपने माई एप्लीकेशन में ही जाओगे, NSP के पोर्टल पे लॉगिन करोगे, वहाँ पे आप ग्रीवेंस या कंप्लेंट डाल सकते हो। व्हाट टू नो अबाउट द विड्रॉल ऑफ द एप्लीकेशन, इसके बारे में कुछ नहीं करना। अगर आप अपना स्कॉलरशिप विड्रॉ करना चाहते हो तो इफ़ स्टूडेंट वांट टू अवेल द बेनिफिट ऑफ अदर स्कॉलरशिप स्कीम देन मस्ट विड्रॉल फ्रॉम द परसेंटेज स्कीम, तो उनको बस अपने एप्लीकेशन पे जाना है, डैशबोर्ड पे जाओगे NSP पे जाके, और वहाँ पे विड्रॉल का ऑप्शन होगा, वहाँ से जाके आप विड्रॉ कर सकते हो। कैन आई अप्लाई स्कॉलरशिप इफ़ आई एम एनरोल्ड इन द प्राइवेट कॉलेज, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में भी हो तो भी आप इस स्कॉलरशिप को ले सकते हो, बशर्ते हो जो कॉलेज है AICTE CTE UGC या किसी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन और उनके नियमों का पालन करती हो। सो कैन आई अप्लाई फॉर द, आधार कार्ड नहीं है तो भी आप अप्लाई इनरोलमेंट ID पे कर सकते हो, बट अगर आप के पास माइनर हो, मतलब बच्चों एज कम है, तो फिर आप अपने माता पिता के भी आधार पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको अपडेट करना पड़ेगा, और जैसे आप 18 साल के होते हो तो अपना आधार कार्ड ही अपडेट करना पड़ेगा। तो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कोई फ़ीस नहीं लगने वाली है, और आपको रिन्यूअल डेट अगर आप मिस कर जाते हो तो वापस दूसरे साइकिल में आप रिन्यू करवा सकते हो,
अगर आपका फॉर्म में कोई दिक्कत आएगा, एरर होगा तो डिफेक्टिव में आएगा। अगर आपका फॉर्म ही गलत है या डिस्क्वालीफाई हो गया आपको, तो आप परमानेंटली डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे, तो फिर उसके लिए रिजेक्टेड आएगा। सो इम्पोर्टेंट नोट क्या करना है कि जैसे ही आफ्टर फाइनल सबमिशन एप्लीकेशन ऑन द पोर्टल, स्टूडेंट आर एडवाइज टू get their online application verified in the respective institute before कट ऑफ डेट। सो कट ऑफ डेट से पहले एक बार आप फाइनली अप्लाई, मतलब जैसे आपने फाइनल सबमिशन कर लिया तो एक बार वेरीफाइड जो आपको प्रीव्यू मिलेगा उसको लोगे, और देन you have to be get verified from the institute. So application which is not verified either by the institute or by the concerned state of higher education, nodal agency or by both be treated as invalid. So अगर आपका मतलब आपने तो अपना काम कर दिया, फॉर्म भर दिया, और फिर नोडल ऑफिसर ने या फिर इंस्टीट्यूट ने उसको वेरीफाई नहीं किया, तो फिर आपकी गलती नहीं होने के बावजूद भी वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आपको उन नोडल ऑफिसर और इंस्टीट्यूट को जाके बताना है कि मैंने फॉर्म अप्लाई किया है, उसको कंफर्म कर दे कट ऑफ डेट से पहले, है ना। सो कॉलेज एंड कोर्स चेंजेस अगर कर रहे हो आप, अगर कॉलेज या कोर्स चेंज कर रहे हो, सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन कोर्सेज जनरल डिग्री यूज द ऑप्शन अपडेट कॉलेज इंस्टीट्यूशन एंड कोर्स इन द योर लॉगिन. After filling the right college institute course name, then only click on the submit button, because once this request is submitted, system disable the option to update college and course. If the student click the submit option without updating the option or filling the wrong information, then student will not get another chance. So आप अपना कॉलेज अपडेट कर सकते हो, लेकिन ध्यान से करना, क्योंकि एक बार आप अपडेट कर रहे हो और आपने गलती से कुछ और अपडेट कर दिया कॉलेज और कोर्सेज में, तो फिर वापस वो चेंज नहीं हो पाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी आपको। चेंज इन द कॉलेज ड्यूरिंग सेकंड ईयर थर्ड ईयर में काइंडली कॉन्टैक्ट द नोडल एजेंसी. तो नोडल एजेंसी जो नोडल ऑफिसर होगा वहाँ पे उनको करेक्ट कॉन्टैक्ट करना है, एंड ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए, प्रीवियस और प्रेजेंट कॉलेज का आईडी कार्ड चाहिए, और प्रेजेंट एंड प्रीवियस कॉलेज का AISHE कोड चाहिए होगा, प्रेजेंट एंड प्रीवियस कोर्सेज क्या थे वो चाहिए होगा. द रिक्वेस्ट फॉर द चेंजिंग इन द कॉलेज रिसीव्ड इन द लास्ट 7 prior to the closing last 7 days prior to the closing of the NSP will not be entertained. सो मतलब 7 दिन, ऐसा नहीं कि आपको बहुत एंड में जाके आपको अप्लाई करना है चेंजेस के लिए, लेकिन आप जब भी लास्ट डेट है, तो अगर 30 तारीख की लास्ट डेट है तो आप 15 तारीख से पहले ही उसको करवा लोगे. जैसे यहाँ पे अक्टूबर में होने वाला है लास्ट डेट, तो आप सितंबर अगस्त तक अगर चेंजेस है तो वो करवा लोगे. तो जम्मू कश्मीर बोर्ड के स्टूडेंट जो हैं, जो 12th पास आउट किए नवंबर 2024 में, उनको बस इस तरह से लिखना है 20XX+1 for 25 के लिए, या फिर नवंबर के लिए 20XX, इस तरह से उनको लिखना है अपना पासिंग. किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप इस टेलीफोन नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, इस मेल पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर सबसे बेहतरीन कि आप डायरेक्टली कमेंट करोगे तो, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ोगे तो आपको ज़्यादातर हेल्प मिल जाएगी. यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ. अगर कुछ जानकारी छूट गई है, जानना चाहते हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हो वापस. जय हिंद.